हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं दिलीप कुमार यादव। तो आप सभी लोगों का ऑप्टिमम एजुकेशन गाइडेंस पे स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारा साइंस का सीटेट के साइंस का पेपर का एमसीक्यू सीरीज चल रहा है। तो अगर आप लोगों ने अभी भी हमारे टेलीग्राम चैनल ऑप्टिमम एजुकेशन को नहीं ज्वाइन किया है तो कृपया ज्वाइन कर लें, ताकि आपको वहाँ पे आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएंगे, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकेंगे। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा कल का क्वेश्चन था कि कई लोगों ने का आंसर दिया है, सही भी आंसर दिया है कई लोगों ने। क्वेश्चन क्या था कि कोई छात्र सोडियम हाइड्रोक्साइड के तनु विलयन की एक बूंद पहले नीले लिटमस पेपर पर और फिर लाल लिटमस पेपर पर डालता है। वह यह प्रेक्षण करेगा कि नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है और लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है। नीले लिटमस पेपर में कोई परिवर्तन नहीं होता है और लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है। तीसरा क्या है कि लाल लिटमस पेपर में कोई परिवर्तन नहीं होता और नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है। और चौथा क्या है कि नीला लिटमस पेपर रंगहीन हो जाता है और लाल लिटमस पेपर में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो कई लोगों ने आंसर दिया था क्या, बी नंबर। तो क्या बी हमारा सही है? देख लेते हैं। क्या कहा है कि पहले एक बूंद पहले नीले लिटमस पेपर पर और फिर लाल लिटमस पे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होता है ना। ये कैसा होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। तो क्षार क्या करता है? यह लाल लिटमस पेपर को नीला करता है। और अम्ल क्या करता है? अम्ल क्या करता है? नीले को लाल। हमने कल एक ट्रिक भी बताई थी कि अनिल और छिलनी, अनिल से अम्ल जो होता है वह नीले को लाल करता है और छिलनी मतलब जो क्षार होता है वह लाल को नीला करता है। तो क्या किया कि पहले बी नंबर में देखते हैं कि जो सही आंसर आप लोगों ने दिया कि नीले लिटमस पेपर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो सही बात है, क्योंकि अगर क्षार है वहां पे पहले ही बता दिया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना। तो ये क्या है कि अगर वो डालेगा, अगर अम्ल होता तो वो उसमें परिवर्तन आता, और क्षार है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। और क्षार है तो क्या परिवर्तन कर दिया कि लाल लिटमस पेपर है जो वह कैसा हो गया? नीला हो गया। तो अपना राइट आंसर कौन सा गया है? बी नंबर, बी इज द राइट आंसर। और चलिए अब सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। टार्टरिक एसिड इज फाउंड इन लेमन, आंवला, इन रॉ मैंगोज या ग्रेप्स में। तो टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है? बताइए। तो देखो, जो नींबू होता है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक एसिड। और आंवले में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड। आंवले को विटामिन सी का अच्छा स्रोत माना जाता है ना, तो उसमें एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी का केमिकल नेम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। तो आंवले में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड। और जो कच्चे आमों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक एसिड। और जो अंगूरों में भी कौन सा रस पाया जाता है, सॉरी, कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाँ, टार्टरिक अम्ल ही पाया जाता है। तो अपना आंसर क्या जाएगा? कौन कौन से है टार्टरिक एसिड? सी और डी। तो सी और डी किसी में दिख रहा है? जी हाँ, तीसरे नंबर पे, तीसरा नंबर। तो तीसरा नंबर अपना क्या जाएगा? राइट आंसर, सी एवं डी। तो किस किस में राइट वो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है? कच्चे आमों में और अंगूरों में। राइट। और जो टार्टरिक एसिड है वह कच्चे आम हो गया, अंगूर हो गया, इसके अलावा किस में पाया जाता है? इमली में भी पाया जाता है। राइट। और जो टार्टरिक एसिड है, टार्टरिक एसिड का उपयोग हम कहाँ करते हैं? यूज। तो टार्टरिक एसिड का जो यूज है वह बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। किसमें? बेकिंग पाउडर बनाने में। और
जो टार्टर क्रीम होती है, इसको बनाने में टार्टर क्रीम में भी करते हैं यूज। किसका? टार्टरिक एसिड का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अम्लीय घोल का पीएच मान होता है। तो अम्लीय घोल, कल हमने एक स्केल बताया था कि स्केल 0 से लेकर के कहाँ तक होती है पीएच स्केल का मान? 0 से लेकर के 14, जिसमें से 7 क्या होता है? उदासीन होता है। और अगर 7 से कम है पीएच तो वह क्या होता है? अम्ल होता है, अम्लीय होता है। और अगर 7 से अधिक की ओर है तो वह कैसा होता है? क्षारीय होता है। तो अपने क्या पूछा है? अम्लीय घोल का। अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होगा? तो मतलब 7 से कम होगा। तो बी अपना राइट आंसर जाएगा। जो पीएच स्केल है, पीएच स्केल को किसने दिया था? सोरेनसन ने। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। स्तंभ ए में दिए गए संश्लेषित रेशों का सही मिलान स्तंभ 2 में दिए गए उनके सही उपयोग से कीजिए। मैच द करेक्ट सिंथेटिक फाइबर्स गिवन इन कॉलम 1 विद देयर करेक्ट यूजेस गिवन इन कॉलम 2। तो इस पे कॉलम 1 पे क्या दिया हुआ है? रेशों का नाम दिया है, संश्लेषित जो रेशे हैं और उनके उपयोग से हमको मिलाना है कि क्या उनका उपयोग किस में किया जाता है। राइट। तो पहला क्या है? नायलॉन 6। तो जो नायलॉन 6 होता है, तो नायलॉन 6 कैसा है? जो नायलॉन 6 होता है वह कैसा होता है? एक आर्टिफिशियल रेश, आर्टिफिशियल, ये आर्टिफिशियल फाइबर होता है, आर्टिफिशियल रेशा होता है। राइट। और जो नायलॉन 6 है, नायलॉन 6 को हम दूसरे नाम से क्या, कौन से नाम से जानते हैं? पॉली एमाइड। नायलॉन को हम दूसरा नाम पॉली एमाइड के नाम से भी जानते हैं। और जो नायलॉन 6 है, नायलॉन 6 से हम क्या क्या बनाते हैं? जैसे रेसे फाइबर्स हो गए, रेसे हो गया, प्लास्टिक टायर हो गया, प्लास्टिक टायर हो गया, कॉर्ड हो गया, और रोप के निर्माण में करते हैं। किसका? नायलॉन 6 का। और जो नायलॉन 6 का धागा होता है तो वह स्टील के धागे के समान, जो अगर नायलॉन 6 का एक धागा हुआ, सेम मोटाई का अगर आप स्टील का कोई तार लेंगे तो वह नायलॉन 6 जो होता है ना, वह स्टील के तार के बराबर ही मजबूत होता है। तो नायलॉन 6 से हम क्या क्या बनाते हैं? तो प्लास्ट रेसे हो गया, प्लास्टिक हो गया, तो प्लास्टिक टायर के निर्माण में तो ए का क्या होगा? एक ही होगा, ए का एक। अब बी टेरिलीन। जो टेरिलीन है, टेरिलीन को एक और नाम से क्या बोलते हैं? डेक्रॉन। जो टेरिलीन है, टेरिलीन से क्या क्या बनाए जाते हैं? टायर हो गया, कॉर्ड हो गया, पेटी हो गया, और जो आसानी से धुल जाने वाले कपड़े होते हैं, और जो तंबू बने होते हैं ना, तंबू भी टेरिलीन के बनाए जाते हैं। तो इसमें क्या हाँ है? जो टायर हो गया, कॉर्ड हो गया, और सुरक्षा पेटी के निर्माण में। तो बी का क्या हो जाएगा? तीसरा, बी का 3। और पॉलीथीन, तो पॉलीथीन से तो ये आप लोग समझ ही जाएंगे, पॉलीथीन से क्या क्या बना सकते हैं? हम बैग बना सकते हैं, और कोट बनाते हैं, पैकिंग पदार्थ बनाते हैं, तथा घर और प्रयोगशाला में होने वाली वस्तुओं का निर्माण भी पॉलीथीन के द्वारा किया जाता है। तो ये पॉलीथीन से क्या हो जाएगा? ये संक्षारित न होने वाले पैकिंग पदार्थों में, तो सी का 4 हो जाएगा। और बेकेलाइट, जो बेकेलाइट होता है, बेकेलाइट से क्या बनाते हैं अपन? जो पेन होते हैं, पेन हो गए, कंघे हो गए, बिजली के स्विच हो गए, गियर हो गया, सेफ्टी बेल्ट, ये सब किससे बनाए जाते हैं? बेकेलाइट से बनाए जाते हैं। और जो बिजली के उपकरण भी जैसे जो होते हैं, वे भी सब किससे बनाए जाते हैं? बेकेलाइट से ही बनाए जाते हैं। और जो ये बेकेलाइट है, ये बेकेलाइट अपना बनता कैसे है? क्या होता है? जब क्षारीय माध्यम में जो फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड ये क्रिया करते हैं, तो फिर उससे क्या बनता है? अपना बेकेलाइट बनता है। राइट। तो क्या है? डी का क्या बताया अपने? डी का 2। तो देख लीजिए, ए का 1, बी का 3, और सी का
4D का 2, ये किस में मिलान कर रहा है? ए नंबर पे, तो ए अपना राइट आंसर जाएगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अम्ल वह पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है या प्रोटॉन देता है या OH माइनस आयन देता है। हमने कल बताया था कि लुईस अवधारणा और ब्रांस्टेड लॉरी सिद्धांत बताया था कि जो लुईस के अनुसार क्या बताए थे कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, सॉरी, जो अम्ल होते हैं वे क्या करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या करते हैं ये हमने कल बताया था। अगर जो क्लास में रहा होगा, जो जिसने भी क्लास कल की देखी होगी, तो उससे ये बन जाएगा, और जिसने भी ये क्लास नहीं देखा होगा तो उससे ये नहीं बनेगा। तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि आप लोग एक बार जो पिछली क्लासें हैं उनको एक बार जरूर से जाइए और पिछली क्लासों को देखिए, तो आपको उससे कुछ सीखने को ही मिलेगा, है ना। तो लुईस के अनुसार हमने क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, ये कैसे लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करते हैं जब ग्रहण करता है तो वह क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। और जब इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या करता है? दान करता है, देते हैं, तो वह क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। राइट, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही अम्ल कहलाएंगे और इलेक्ट्रॉन युग्म दाता क्षार कहलाते हैं। और ब्रॉन्स्टेड लॉरी के अनुसार हमने क्या बताया था कि जो H प्लस आयन देते हैं, क्या H प्लस आयन डोनर क्या कहलाते हैं? एसिड कहलाते हैं। और जो H प्लस आयन क्या होते हैं? रिसीवर होते हैं, ग्राही होते हैं, वह क्या कहलाते हैं? बेस कहलाते हैं। तो इस पे क्या है अपना राइट आंसर क्या जाएगा? जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, लेकिन यहाँ पे हमारे क्या बात हो रही थी? इलेक्ट्रॉन युग्म की, पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? ए नंबर तो जाएंगे, प्रोटॉन दाता, मतलब जो हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? सी नंबर, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है कि रामू एक किसान है जिसके खेत की मिट्टी काली है एवं मौसम गर्म है। वह अपने खेत में किस प्रकार के रेशे प्रदान करने वाले पौधों को उगा सकता है? देखो, रामू एक किसान है और वह आपको ये बताना है कि यानी कि उसके खेत की मिट्टी कैसी है? काली है एवं वहां मौसम गर्म है। तो वहां वह किस प्रकार के रेशे उगा सकता है? क्या जूट उगाएगा या कॉटन या कोकोनेट या ऊन? तो क्या होगा आंसर अपना? तो देखो अपन देखते हैं कि जो होता है क्या, जूट। जूट जो होती है ये कहाँ से प्राप्त होता है? ये प्लांट से, प्लांट की स्टेम से प्राप्त होता है। कौन सा? जूट। राइट, और जो जूट है वह कहाँ कहाँ मिलते हैं? जूट जूट सॉरी, जूट को कहाँ उगाया जाता है? बिहार में हो गए, पश्चिम बंगाल में, असम में। तो कहाँ उगाए जाते हैं? बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया और असम में जूट को। राइट, और जो जूट है, जूट को क्या करते हैं? सबसे पहले हम जूट को लिए और इसको कुछ दिनों तक के लिए क्या करते हैं? पानी में डाल देते हैं, पानी में डुबो कर रख देते हैं, ताकि वह हो जाता है? सड़ जाता है, जिससे जब उसको हम हाथों से निकालते हैं तो वह आसानी से निकल जाता है। राइट, और जो रुई है, रुई को क्या बोलते हैं? कॉटन। तो जो कॉटन होती है यह कहाँ? गुजरात की काली मिट्टियों में उगाई जाती है। काली मिट्टी वाले क्षेत्रों में क्या उगाया जाता है? रुई को। काली मिट्टी वाले क्षेत्र में। और उसके अतिरिक्त और काली मिट्टी का क्षेत्र कहाँ कहाँ पाया जाता है? कि जैसे अपन जम्मू कश्मीर हो गया और इधर साइड भी है ना। तो रुई को अपन काली मिट्टी वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है। और ये कहाँ से? जो प्लांट होते हैं, प्लांट के फलों से, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉटन बॉल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉटन बॉल्स, कॉटन बॉल्स बोलते हैं। राइट, जो प्लांट के फलों से उगते हैं उनको, उनसे हमको क्या मिलता है? रुई मिलती है, ऊन
रुई मिलती है, कॉटन मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉटन बॉल्स बोलते हैं, राइट। और जो कॉटन होता है, ये किसका बहुलक होता है? ये ग्लूकोज का बहुलक होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि जो कॉटन होता है वह किसका बहुलक होता है, राइट। तो ये क्वेश्चन आप ये इसको ध्यान रखना, ये किसका बहुलक होता है? ग्लूकोज का बहुलक होता है। अब कोकोनट, तो कोकोनट से अपन क्या प्राप्त करते हैं? ये काली मिट्टी, ये तो अपन, है ना, कोकोनट से सवाल ही नहीं। जो ऊन है, तो ऊन को तो जानवरों से प्राप्त करते हैं, है ना। जैसे भेड़ हो गया, बकरी हो गया, याक हो गया, उनके बालों से हम। कहाँ साइड के? जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम पंजाब साइड के, यहाँ की बकरी ज्यादा फेमस है यहाँ ऊन के लिए, है ना। तो ऊन को क्या करते हैं, पहले हम भेड़ बकरी इनसे ऊन को निकालें, और फिर जो इनको ऊन को निकालने के बाद क्या करते हैं, छोटे छोटे जो ऊन होते हैं, जो मुलायम होते हैं, उनको अपन इकट्ठा पृथक कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, है ना। फिर जो छोटे और मुलायम होते हैं, कौन से? छोटे और मुलायम, इनको क्या बोलते हैं? छोटे और मुलायम ऊनों को क्या बोलते हैं? बर्स बोला जाता है। और फिर क्या करते हैं, जो ये छोटे और मुलायम होते हैं, ये क्या होते हैं? हल्का गीले होते हैं। फिर इनको क्या करते हैं? फिर इनको सूर्य के प्रकाश में सुखा लेते हैं या पानी में उबाल लेते हैं। तो इससे फिर अपने को क्या मिल जाता है? ऊन मिल जाता है, वूलन, है ना। और फिर क्या है अपन, और जो एक और होता है रेशम। रेशम जो अपन कहाँ से प्राप्त करते हैं? कीट से। रेशम कीट से प्राप्त करते हैं, और जो रेशम पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम पालन क्या करता कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। और जो रेशम प्राप्त कहाँ से होता है? ये जो शहतूत का एक पौधा होता है, शहतूत के पौधों में क्या होते हैं कि उनकी पत्तियों में जो अंडे दे देते हैं, है ना। जो एक कीट होता है वो क्या करता है? वो अंडे दे देता है, और उस एग को हम क्या बोलते हैं? एग एग जब एग अवस्था में रहते हैं तो क्या बोलते हैं? कैटरपिलर। फिर जो ये कैटरपिलर है, किस में चेंज हो जाता है? सिल्ट या कीट में। सिल्ट या कीट में परिवर्तन हो जाता है। फिर इसी से अपने को क्या मिल जाता है? कोकून मिल जाता है। तो कोकून को हम क्या करते हैं कि उबाल लेते हैं। तो उबालने से हमें क्या मिल जाता है? रेशम मिल जाता है, राइट। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा कि काली मिट्टी एवं मौसम वाले गर्म में क्या उगाया जाता है? क्या उगा सकते हैं अपन? कॉटन, बी नंबर, राइट। रुई उगा सकते हैं, राइट। तो अपना बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कॉटन किसका बहुलक है? जस्ट अभी मैंने बताया है कि कॉटन किसका बहुलक है, रेयॉन का, नायलॉन का, ग्लूकोज का, या पॉलीथीन का। तो किसका बहुलक है? देखो, जो रेयान होती है, रेयान कैसी है? ये आर्टिफिशियल सिल्क है। कैसी है? ये आर्टिफिशियल सिल्क है। और जो ये रेशम होता है, नॉर्मल रेशम, रेशम उससे क्या होती है? ये बहुत सस्ती होती है, राइट। और जो नायलॉन है, नायलॉन को भी आर्टिफिशियल रेशम ही बोलते हैं, आर्टिफिशियल फाइबर, आर्टिफिशियल फाइबर। और कॉटन किसका बहुलक है? ग्लूकोज का, अभी हमने बताया था। तो अपना राइट आंसर इस पे क्या जाएगा? सी नंबर, राइट। सी इज द अपना करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न निम्न में से अम्ल वर्षा में उपस्थित होता है। तो अम्ल वर्षा में क्या उपस्थित होता है? नाइट्रस अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, या सल्फ्यूरस अम्ल, या कार्बोनिक अम्ल। Which of the following is present in acid rain? नाइट्रस एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, या सल्फ्यूरस एसिड, या कार्बोनिक एसिड। तो जो हमारी अम्ल वर्षा है, अम्ल वर्षा कितने से पीएच के कम होने पे होती है? जो अगर यदि पीएच मान क्या है? 5 से कम, तो उसको हम क्या कहते हैं? अम्ल वर्षा। यानी कि अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है? 5 से
कम होता है। तो क्या होता है, जो सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, या उसी को हम नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, है ना, नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड, क्या करते हैं, ये जब जो वर्षा का जल है, वर्षा के जल में ये क्या होते हैं, घुल जाते हैं, और घुल जाने के बाद क्या बना लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड बना लेते हैं, या नाइट्रिक एसिड बना लेते हैं, HNO3, जिसे हम क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं, अम्ल वर्षा। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा, नाइट्रस अम्ल, ए नंबर, ए इज द राइट आंसर। अम्ल वर्षा में क्या उपस्थित होता है, नाइट्रस अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ केमिकल चेंज? सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन या डिस्टिलेशन? तो इस पे से क्या होगा, 2 दिन से पढ़ते आ रहे हैं, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन, उत्क्रमणीय अभिक्रिया और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो इसमें से अपना राइट आंसर क्या जाएगा, ऊर्ध्वपातन जाएगा, क्रिस्टलीकरण जाएगा, या उदासीनीकरण जाएगा, या आसवन जाएगा? तो देखो, जो ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन मतलब जब ठोस से क्या, डायरेक्ट गैस अवस्था में चेंज हो जाना, ये क्या कहलाता है अपना, सब्लिमेशन गैस, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। जो ऊर्ध्वपातन का गुण किस किस में पाया जाता है, सब्लिमेशन का गुण, कपूर हो गया, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, उसी को हम क्या बोलते हैं, नौशादर हो गया, और आयोडीन हो गया। ये क्या कहलाते हैं अपनी, ये इनमें क्या होता है, सब्लिमेशन के कैरेक्टर पाए जाते हैं। और क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलाइजेशन मतलब जो विलायक में जो उपस्थित अशुद्धि, जैसे KNO3 और NaCl में, जो KNO3 और NaCl में जब ये इनकी मिक्सचर है, तो इनको मिक्सचर को पृथक करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन मेथड, राइट। और उदासीनीकरण, उदासीनीकरण में मतलब कि जब एसिड और क्या, बेस, एसिड और बेस मिलकर के किसका फॉर्मेशन करते हैं, साल्ट का, साल्ट और जल का। तो और ये कैसी प्रक्रिया है, ये केमिकल चेंजेस है। जैसे देखो कि अपन HCl मिलाए, ये हो गया एसिड, और NaOH हो गया अपना क्या, बेस, तो ये क्या बनते हैं, NaCl, अपना सॉल्ट बन गया, और H2O बाहर निकल गया, जल बाहर निकल। तो ये कैसी परिवर्तन हुआ, उदासीनीकरण हुआ। तो अपना सी इज द राइट आंसर, मतलब ये केमिकल परिवर्तन हुआ, राइट। और जो आशवन यानी डिस्टिलाइजेशन जो होती है, जो अवाष्पशील पदार्थ हैं, मतलब जो अवाष्पशील पदार्थ होते हैं, उनको पृथक करने के लिए किसका यूज किया जाता है, डिस्टिलाइजेशन का, डिस्टिलेशन का, राइट। और ये कैसा परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। तो अपना राइट आंसर इसमें क्या गया, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? हम कल भी पढ़े थे कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं। तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, 3। कौन कौन से होते हैं, प्रोटियम, हम्म, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। कितने होते हैं समस्थानिक, 3, H1, H2, H3, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारी जल की खोज किसने किया, भारी जल, भारी जल का सूत्र क्या होता है, D2O। भारी जल की खोज किसने की, यूरे एवं वासबर्न ने, या वाटसन ने, या चैडविक ने, या आइंस्टीन ने, किसने किया भारी जल की खोज? तो देखो, आइंस्टीन,
आइंस्टीन ने एक सूत्र दिया था, कौन सा? E बराबर mc²। यह किसका सूत्र था? यह द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है। द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। आइंस्टीन ने ये E बराबर mc, इनका ये बहुत ज्यादा पॉपुलर सूत्र द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण दिया था। और इन्होंने किसकी खोज की थी? प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। जो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन खोज की वजह से इनको 1921 में क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। इसको आइंस्टीन को। चैडविक चैडविक ने किसकी खोज की? न्यूट्रॉन की। वाटसन वाटसन एवं क्रिक ने क्या मॉडल दिया था? डीएनए का, डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। और यूरे एवं वासवन ने किसकी खोज की? भारी जल की खोज किया था। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? ए नंबर। ए इज द राइट आंसर। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दिए गए ऑक्साइडों में से किसका जलीय विलयन नीले लिटमस का रंग लाल कर देता है? तो नीले लिटमस का रंग लाल कौन करता है? अम्ल करता है। अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। तो जो कॉपर ऑक्साइड ये कैसा होता है? यह क्षारीय प्रकृति का होता है। और आयरन ऑक्साइड ये भी कैसा होता है? ये भी क्षारीय होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड यह कैसा होता है? ये भी क्षारीय होता है। अब बचा कौन अपना? सल्फर डाई ऑक्साइड। तो जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है यह कैसा होता है? अम्लीय होता है। तो ये क्या अम्ल कौन क्या कर देते हैं? नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? डी नंबर। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। और जो सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड को हम कहाँ यूज करते हैं? प्रशीतक के रूप में भी यूज करते हैं। किसको? सल्फर डाइऑक्साइड को। राइट। तो अपना नेक्स्ट राइट आंसर क्या गया? सल्फर डाइऑक्साइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में डीएनए होता है तथा प्रोटीन एवं वसा भी पाए जाते हैं। डीएनए प्रोटीन एवं प्रोटीन में क्या समानता है? एवरी सेल इन आवर बॉडी कंटेन्स डीएनए एंड प्रोटीन्स एंड फैट्स आर आल्सो फाउंड। व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन डीएनए प्रोटीन एंड प्रोटीन? तो डीएनए और प्रोटीन में क्या सिमिलरिटी है? सभी में अम्ल होता है, सभी में अकार्बनिक है, और सभी लवण हैं, या सभी में क्षार होता है। तो डीएनए डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक। जो डीएनए होता है, डीएनए किस किस से मिलकर बना होता है? फॉस्फेट ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप। राइट। और जो अपना प्रोटीन होता है, प्रोटीन ये किसके किससे? एमिनो एसिड का बहुलक होता है। एमिनो एसिड। राइट। तो इसमें भी क्या है? अम्ल है, और इसमें भी क्या है? अम्ल है। तो क्या होगा कि इन दोनों में क्या समानता पाई जाती है? अम्ल होते हैं। तो ये अपना राइट आंसर जाएगा। और डीएनए में जो निगेटिव चार्ज होता है, डीएनए में कौन सा चार्ज पाया जाता है? निगेटिव। और निगेटिव चार्ज किसकी वजह से होता है? फॉस्फेट ग्रुप से।
ये कई बार पूछा जाता है और ये आपको नॉलेज होना भी चाहिए कि डीएनए में कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है और निगेटिव चार्ज किसकी वजह से होता है, फॉस्फेट ग्रुप होने की वजह से डीएनए का चार्ज निगेटिव होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्षार का जलीय विलयन। तो क्षार क्या करता है, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तो ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि क्षार का जलीय विलयन क्या करेगा, नीले लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं डालता, लाल लिटमस को नीला कर देता है। यही अपना राइट आंसर होगा, राइट। तो बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कहता है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जो आज का ये क्वेश्चन है कथन और कारण वाले, हमने लेवल थोड़ी आज हाई रखा है क्योंकि सीटेट में मोस्टली कथन और कारण वाले ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपना कथनों पर विचार कीजिए लिखा है। तो पहला कथन क्या है कि अम्ल एवं क्षार दोनों सभी सूचकों के रंग को परिवर्तित कर देते हैं। बी नंबर क्या कहता है कि यदि कोई सूचक क्षार के साथ रंग परिवर्तन दर्शाता है तो वह अम्ल के साथ रंग परिवर्तन नहीं दर्शाएगा। यदि कोई सूचक अम्ल के साथ रंग परिवर्तन दर्शाता है तो वह क्षार के साथ रंग परिवर्तन नहीं दर्शाएगा। और अम्ल एवं क्षार में रंग परिवर्तन सूचक के प्रकार पर निर्भर करता है। तो निम्न में से कौन सा कथन सही है, या फर्स्ट ये सभी कंडीशन सही हैं, या ए एवं डी, या बी एवं सी, या केवल डी। तो इनमें से कौन सा कंडीशन सही, कौन सा कथन सही है, बताइए। तो जो अम्ल और क्षार है, जो अम्ल और क्षार का परिवर्तन है वह किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सूचक के ऊपर पे डिपेंड करेगा। तो अपना इस पे राइट आंसर क्या जाएगा, डी नंबर, डी अपना राइट आंसर जाएगा। डी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। तो डी किस में दे रहा है, केवल 4 डी। तो अपना चौथा नंबर राइट आंसर होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि अनेक अम्ल हमारे खाने के पदार्थों में विद्यमान रहते हैं। इन पदार्थों के रूप में हम बहुत से अम्लों को खाने के काम में लाते हैं। निम्न में से कौन सा अम्ल व खाद्य पदार्थ का मेल सही है। तो कौन सा जो अम्ल है वह खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, ये जो मेल है ये आपको बताना है। तो जो कॉम्बिनेशन, कौन सा कॉम्बिनेशन सही बैठ रहा है ये आपको बताना है। मैनी एसिड्स आर प्रेजेंट इन आवर फूड आइटम्स इन द फॉर्म्स ऑफ दिस सब्सटेंस वी यूज मैनी एसिड इन फूड, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड फूड इज करेक्ट। तो खट्टा दूध टार्टरिक अम्ल में, अंगूर में टार्टरिक अम्ल, या सिरका में एसिटिक अम्ल, या नींबू में सिट्रिक अम्ल। तो इसमें से कौन सा सही है। तो देखो जो दूध होता है, दूध का यानी खट्टा दूध बोला है यानी मतलब क्या हो जाएगा, दही। तो दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, दूध में क्या होता है, लैक्टोज होता है। और इनमें क्या होता है, जब फर्मेंटेशन किण्वन होता है बैक्टीरिया के द्वारा, क्या होता है, किण्वन होता है तो क्या बन जाता है, दूध से दही बन जाता है। तो जो लैक्टोज होता है वह किस में परिवर्तन हो जाता है, लैक्टिक एसिड में। तो अपना राइट आंसर क्या होगा, ये ए नंबर ही और देख लेते हैं। अंगूर, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, अंगूर में टार्टरिक एसिड ही पाया जाता है। सिरका विनेगर, विनेगर में कौन सा एसिटिक एसिड पाया जाता, एसिटिक एसिड पाया जाता है। नींबू, लेमन में कौन सा एसिड पाया जाता है, सिट्रिक एसिड। तो अपनी ये तीनों क्या है, राइट है। तो अपना जो खाद्य पदार्थ का मेल सही है। ये क्वेश्चन मुझे अधूरा सा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे शायद तक ऑप्शन दिए होंगे कि ए बी एवं सी, या बी
एवं सी, या सी एवं डी, या बी सी एवं बी सी एवं डी? तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? बी सी एवं डी, क्योंकि बी सी एवं डी ये तीनों सही हैं। और जो खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? लैक्टिक एसिड। तो ये अपना क्या हो रहा है? गलत हो रहा है ना? तो इस पे जो बी सी एवं डी ये अपना राइट आंसर होना चाहिए, है ना? थोड़ी मिस प्रिंट हो गई है, इसके लिए आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि बर्रो एवं बिच्छू के डंक में उपस्थित अम्ल होता है लैक्टिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, या फॉर्मिक अम्ल, या मैलिक अम्ल? तो जो बर्रो और बिच्छू बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल होता है? देख लेते हैं सबसे पहले मैलिक अम्ल। जो मैलिक एसिड होता है, मैलिक एसिड ये किस में पाया जाता है? जो अपने सेब हो गया, केला हो गया, और आलू हो गया, और गाजर, इनमें क्या पाया जाता है? मैलिक अम्ल पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है? जो अपने ये चींटी हो गई, और ये बर्रो हो गए, और ये बिच्छू, इनमें क्या पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। और जो सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल किस में पाया जाता है? जो कशिश का तेल होता है, कशिश के तेल में सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। और लैक्टिक अम्ल जो होता है वह किस में पाया जाता है? दही में, अभी ही हमने बताया। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? बर्रो और बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? यानी कि फॉर्मिक अम्ल। तो सी अपना राइट आंसर, फॉर्मिक एसिड। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि तांबे के बर्तनों में खट्टे पदार्थ, इमली, नींबू आदि नहीं रखना चाहिए, क्योंकि तांबे के बर्तन में रखने पर यह पदार्थ कड़वे हो जाते हैं, तांबे से अभिक्रिया करके उनका संक्षारण करते हैं, तांबे के बर्तन को काला कर देते हैं, या तांबे के बर्तन में रखने पर यह पदार्थ सड़ जाते हैं। तो जो तांबा है, तांबे में अगर खट्टे पदार्थ रखेंगे तो अगर वह तांबा क्या हुआ? हमारी धातु है। अगर खट्टे पदार्थ एसिड से अगर क्रिया करेंगे तो क्या कर देंगे? ये बर्तन को क्या कर देंगे? यानी कि जब एसिड से अगर वो क्रिया करेंगे तो क्या होगा? यानी कि तांबे से अब क्रिया करके उनका संक्षारण करते हैं। तो अपना राइट आंसर इसमें क्या जाएगा? बी नंबर। बी इज द राइट आंसर। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जब वर्षा जल में जल की मात्रा अत्यधिक होती है तो यह वर्षा अम्ल वर्षा कहलाती है। इनमें कौन से अम्ल होते हैं? अभी अम्ल वर्षा का ऐसा ही सेम क्वेश्चन आया था, मतलब ये 2-3 सालों से पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, इसीलिए ये क्वेश्चन इसी के टाइप अभी क्वेश्चन आया था इसके पहले। तो इस पे राइट आंसर क्या होना चाहिए? कार्बोनिक एसिड, लैक्टिक एसिड, या ऑल ऑफ दीज, या नाइट्रिक एसिड? तो जो अम्ल वर्षा है, तो अम्ल वर्षा में कौन कौन से एसिड पाए जाते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? नाइट्रिक एसिड। डी इज द राइट आंसर। और जो इसका पीएच मान, यानी कि जो अम्ल वर्षा पीएच मान कितना होता है? 5 से कम। और ये किन में अम्ल वर्षा में कौन कौन से एसिड पाए जाते हैं? एक तो हो गया नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरिक एसिड। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एक डॉक्टर प्रति अम्लता एंटा एसिड का उपचार करने हेतु एक दवाई देता है। इस दवाई में मुख्य संगठक इंग्रेडिएंट है। हमने कल एंटा एसिड प्रति अम्ल के बारे में कुछ चर्चा किया था। तो जो एंटा एसिड है, ये डॉक्टर प्रेस्क्राइब अ मेडिसिन टू ट्रीट हाइपर एसिडिटी। द मेन इंग्रेडिएंट इन दिस मेडिसिन इज, क्या MgCl2, NO2CO3, या CaCO, या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड? तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा?
तो जो एंटा एसिड यानी हाइपर एसिडिटी को रोकने के लिए जो हाइपर एसिडिटी होती है वो क्या होती है, यानी कि जब क्या होता है कि पित्त का बनना, पित्त अधिक हो जाता है ना, तो इसमें क्या होता है, खट्टी डकार आती है, उल्टी आने लगती है, जलन सी होने लगती है, पेट में भारी भारी सापन महसूस होने लगता है। यह किसके, हाइपर एसिडिटी की वजह से होता है। तो इसके लिए हम क्या लेते हैं, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH3, जो डॉक्टर देते हैं, किसको ज्यादातर रिफर करते हैं, ये वाली मेडिसिन को, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। घाव पर फिटकिरी लगाने से रक्तस्राव रुक जाता है क्योंकि फिटकिरी रक्त को स्कंदित करके थक्का बना देती है, फिटकिरी घाव के आसपास तापमान को कम कर देती है, फिटकिरी एक पूर्तिरोधी है, फिटकिरी का टुकड़ा घाव को ढक देता है। तो जो फिटकिरी का सूत्र क्या होता है एलम, इसका सूत्र क्या होता है, KAlSO4 का होल ट्वाइस इंटू 12H2O, ये किसका, फिटकिरी का सूत्र होता है। तो जो फिटकिरी है, फिटकिरी का ये क्या करती है, जो रक्त होते है, अगर यहाँ कहीं पे कट गया हो तो वहां पे लगाने से क्या कर देता है कि रक्त को थक्का बनाने में हेल्प कर देता है, जिससे क्या होता है, रक्त रुक जाता है। तो इस पे अपना राइट आंसर जाएगा। कभी सेविंग करते वक्त देखे होंगे कि नाई के वहां की अगर कट जाता है तो क्या लगाते हैं, वो तुरंत से फिटकिरी लगाते हैं, क्यों, ताकि जो हमारा ब्लड बहना है वह रुक जाए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थी ABC तथा डी ने जब सूखे लिटमस पत्र पर ठोस बेकिंग सोडा, खाने का सोडा रगड़ा तो उन्होंने निम्नलिखित अवलोकन किए। क्या अवलोकन किया भाई, हाँ। आज क्वेश्चन कथन और कारण ये ऐसे वाले बहुत ज्यादा आए थे, क्यों, क्योंकि ये ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए हमने आज ऐसे क्वेश्चनों को ज्यादा रखा है। तो क्या कहता है विद्यार्थी ए कि जो सूखे लाल लिटमस पत्र पर उसका प्रभाव कैसा था, नीले रंग में बदल जाता है, और सूखे नीले लिटमस पर कोई बदलाव नहीं होता। और जो बी विद्यार्थी है वह क्या कहता है कि कोई बदलाव नहीं, और जो सूखे नीले लिटमस पेपर पर है वह कैसा हो गया, लाल रंग में बदल गया है। फिर जो सी वाला है वो क्या बोला कि जो सूखे लाल लिटमस पत्र पर नीले रंग में बदल गया और वो लाल रंग में बदल जाता है। डी वाला क्या बोलता है कि दोनों में कोई बदलाव नहीं होता है। तो अगर बेकिंग सोडा, खाने का सोडा का सूत्र क्या होता है, NaHCO3, अगर खाने को सोडा को रगड़ा जाए तो क्या होगा, कोई बदलाव होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। तो जो डी विद्यार्थी है उसने सही बोला है, तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा, डी यानी 2 नंबर राइट आंसर जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चनों की सीमा खत्म होती हुई, और यहाँ पे ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि कौन सा अम्ल प्रतिरोधक क्षमता में सुधार के लिए प्रयुक्त होता है, नाइट्रिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल या लैक्टिक अम्ल। विच एसिड इंप्रूव्स इम्यूनिटी यूज्ड फॉर नाइट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड या लैक्टिक एसिड। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जरूर से जरूर देना, राइट। हाँ, और अभी भी अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, राइट। हाँ, और एक और कि अगर आप लोगों ने अभी भी हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया जुड़ जाइए। आपको वहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और वीडियो की लिंक मिल जाएगी, तो आप वहाँ से प्रॉपर जाके देख सकेंगे, राइट। और एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर देना यार दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए इतना करता हूँ तो आप लोग भी मेरे लिए कम से कम इतना थोड़ा सा कुछ कर देना, राइट। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।